भर में मनाया है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अपने बहुत सारे बचपन से राजनीति के माहौल में रहा हूं। मेरा घर राजनीति का माहौल रहा है और चौधरी चरण सिंह की कार्यप्रणाली और उनके बाद चौधरी अजीत सिंह की और अब जयंत चौधरी की कार्यप्रणाली को देखने समझने का, बहुत करीब से समझने का मौका मुझे मिलता रहा है। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि प्रत्येक गतिविधि में कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव भी रहा है। जो परिवर्तन हुए हैं, 1967 का तो मैं कहूंगा कि मेरा बहुत बचपन रहा होगा। 1967 में मुझे याद पड़ता है कि जनसंघ ही थी, यानी यही पार्टी के जिसने चौधरी चरण सिंह को एक चुग्गा डाल करके और 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद 1969 में बनाया और 1977 में मैं कहूंगा कि तब भी यही ग्रुप, यही संगठन या यही गिरोह जो है वो चौधरी चरण सिंह को साथ लेकर के, यानी चौधरी चरण सिंह के रूप में किसान राजनीति के कंधे पर सवार होकर के अपनी राजनीति की जो खेती है उसने वो खूब फली फूली उसकी खेती चौधरी चरण सिंह के कंधों पर और उनकी जो किसान राजनीति थी उसके कंधों पर। ये सिलसिला आगे भी जारी रहा, लेकिन यहां हम ये देखते हैं कि मात्र 6 महीने के लिए चरण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोबारा फिर 6 महीने के लिए उनको बनने दिया और इसके बाद तो जब मोरारजी देसाई का टेन्योर था तब भी उनको निकाल बाहर किया गया उस टेन्योर से। इस सब के पीछे मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि इसी आरएसएस। तो वीरेश जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। जी जी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो बीच में जो है वो उन्होंने उसी तरीके से उनको फिर बीच में निकाला और इसके बाद वो चौधरी चरण सिंह आए, इंदिरा गांधी के साथ में प्रधानमंत्री बने। लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री जो बने वो अवसरवादिता के तहत बने, लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। मैं इसे यहां देखता हूं कि चौधरी चरण सिंह एक संदेश देना चाहते थे अपनी जो उनके वोटर्स हैं उनके बीच में। उनका आशय यह था संदेश देने का कि किसान का बेटा भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता है। महज ये संदेश देने के लिए, चूंकि ये उनकी आयु का अंतिम पड़ाव था जहां तक मैं समझता हूं, और इसके अलावा कोई चारा उनके पास नहीं था कि वे समझा सकें अपने किसानों को कि ये जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की, ये किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष या समूह विशेष के लिए नहीं बनी है। इस पर कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी वहां तक पहुंच सकता है। ये संदेश वो देने में सफल रहे। इसके बाद हम आते हैं 1989 में, तब फिर वही षड्यंत्र इस पार्टी ने रचा और ये फिर दोबारा से देवीलाल चौधरी और हमारे जितने भी किसान नेता थे उनमें खासतौर से जाट नेता, उनके कंधों पर सवार होकर इस दल ने दोबारा फिर सत्ता पर कब्जा किया। और आप देखते हैं कि जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है और उससे पहले जब बनती है तब भी ये कहीं ना कहीं जाट नेताओं के भरोसे आए और 2013 में तो आप सबके सामने है जिस तरीके से इन लोगों ने सत्ता पर अपना कब्जा किया। छल, बल और पैसा, धन जो भी ये कर सकते थे हर तरीके से इन्होंने किया। 2014 के बाद से ये 8 साल हम अगर देखते हैं तो आप जो बात कह रहे हैं कि भाजपा को रुला रहे हैं जाट, मैं कहूंगा जाटों को इस बुरी तरह से रुलाया है भारतीय जनता पार्टी ने कि शायद ही अपने वोटर को कोई इस तरीके से रुलाता होगा। यानी एक वो वाक्य बोलना, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी जो प्रवक्ता होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा ये कहा जाना कि हमने चौधराहट को खत्म कर दिया है, ये बिलबिलाने वाली बात थी चौधराहट के लिए। मैं चौधराहट की जब बात करता हूं वो कोई जाट चौधरी नहीं होता है। अगर जाट राजनीति को हमें समझना है और जाट को समझना है तो हमें थोड़ा विस्तार में जाना होगा, उन चीजों को समझना होगा कि जाट अपने आप में है क्या। जाट कोई जाति नहीं है। अगर इसको कोई 17% जोड़ करके बताना चाहता है कि 17% जाट है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जाट अपने आप में पूरी संस्कृति है। उसके साथ में बहुत सारी जातियां जुड़ती हैं और जिसमें मुसलमान तो मुख्य रूप से हो ही चुका है, लेकिन बाकी जातियां भी जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक समझ बैठी है वो उसका वोट बैंक नहीं है। अलग अलग धंधे से जुड़ा आदमी, वहां जाट जो परिवार होते हैं गांवों में पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनकी बेटियों की शादियां होनी हो, चाहे उनके बेटे की नौकरी लगनी हो, चाहे उनका पुलिस का कोई मामला होना हो, वहां जाट उनके परिवार से जुड़ा होता है, वो वोट उनके साथ बंधी होती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस भूल में बैठी है कि वो जो गणित जोड़ते हैं वोटों का कि उस गणित में वो उनके साथ हैं, मेरा दावा है कि वो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जाएंगे।
देहात का 85% वोट जाट के पीछे वो गठबंधन के लिए वोट करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मायावती भी अब की बार बिल्कुल बाहर है। इस जो वोट होना है इसमें मायावती तक का भी वोट आप समझ लीजिए, कांग्रेस कहीं नहीं है। यह पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार कहीं भी वामपंथी दल और कांग्रेस दिखाई नहीं दी थी, आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार नहीं कांग्रेस कहीं दिखाई देगी, ना बसपा दिखाई देगी और ना ही वहां भाजपा फिर दिखाई देगी, क्योंकि मैंने कहा है कि 85% वोट। अब आप देखते हैं कि जाटों में जो अभी प्रवेश वर्मा के यहाँ दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें कुछ लोग गए हैं। वो लोग कौन है, इनको समझना जरूरी है। ये जाट समाज की एक एलिट क्लास है जो इतने यूनिक हैं कि अगर 4 भाइयों में एक भाई है उस एलिट क्लास का, तो गांव के बाकी 3 भाई या उसके रिश्तेदार कोई भी उसके साथ नहीं है, वो अकेला होता है। अभी आया था एक किसी वक्ता ने, पीछे मैंने प्रवक्ता का किसी का सुन रहा था एक डिबेट में, उसमें बताया गया कि केवल 1 वोट मिला है। मुजफ्फरनगर में कहीं वो अपना चुनाव लड़ रहे थे, उसका जिला पंचायत का, ये केवल 1 वोट। तो ये वो क्लास है, उन्हीं में वो भी शामिल थे। तो जो वहां जाने वाले लोग हैं वो 253 में बस 500 गिन लीजिए, उनकी पत्नियां साथ हो सकती है, उनके समाज का कोई आदमी उनके साथ नहीं है। हमें एक और चीज देखनी होगी, चौधरी अजीत सिंह का जब स्वर्गवास हुआ तो उसके बाद एक पगड़ी रस्म हुई थी। ये पगड़ी रस्म पश्चिम की और हरियाणा, राजस्थान और इन क्षेत्रों में जाटों के बीच में पगड़ी रस्म, गुजरों में और जाटों में यह बहुत प्रसिद्ध रस्म होती है। इसके कुछ बहुत मायने होते हैं। जब पगड़ी सर पर रखी जाती है समाज के द्वारा तो वहां बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। तमाम लोगों को वहां बुलाया गया था, आप ये समझ लीजिए क्यों नहीं गए, हमें उस चीज को समझना होगा। जाट समाज के लोग क्यों प्रवेश वर्मा की और अमित शाह की मीटिंग में नहीं गए हैं, ये उस पगड़ी के कारण से नहीं जा पाए हैं। जो पगड़ी बांधी गई है उस पगड़ी के सर पर उस पगड़ी के कोई मायने होते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण एक जो उनकी वो होती है थाती राजनीति की, वो उन्होंने सुपुर्द की है, यानी एक किस्म से राज्याभिषेक किया है, राजनीतिक अभिषेक जैन चौधरी का। ऐसे में अगर वो उम्मीद करते हैं कि जैन चौधरी चले जाएंगे तो जैन चौधरी का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। एक रस्म होती है हमारे यहाँ लोटे नमक की, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ये खापों के बीच में लोटे नमक होता है। लोटे नमक कभी गांव में भी हो जाता है। अगर किसी बात पर कोई विरोध चल रहा है और वहां एकजुट होना है पूरे समाज को, तो एक लोटा लिया जाता है, घर घर से उसमें 4-4 दाने नमक के लेकर के आते हैं और लोटे में नमक डाला जाता है। मुजफ्फरनगर में अगर मेरे पत्रकार भाइयों ने देखा होगा तो वो लोटे नमक की रस्म हुई है। उस लोटा नमक डालने के बाद न तो किसी नरेश चौधरी की हिम्मत है, न कोई राकेश टिकैत की है, ना कोई किसी राजेंद्र मलिक की है। जितने भी खाप चौधरी हैं उनकी मजबूरी है कि लोटा नमक डालने के बाद वो कहीं नहीं जा सकते। एलिट क्लास के कुछ लोग हैं जिनको आप अलग करके देख रहे हैं, जिनकी कभी आप किसान आंदोलन के खिलाफ मीटिंग करते हैं, वही 20, 30, 50, 100 आदमी, वही आज 250 आदमी आपने दिल्ली में जुटाए और आपने दावा कर दिया कि जाट हमारे साथ हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकेला जाट नहीं है, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं अपनी बात, 31% के करीब, बल्कि 33% मैं कहूंगा मुस्लिम होते हैं और तकरीबन 17.5% जाट। ये एक ऐसा गठबंधन है कि जो भारतीय जनता पार्टी को नाको चना चबाएगा। और इसके अलावा जो मैंने अभी कहा है कि जाट अकेला नहीं होता है अपनी जाति में, उसके साथ बहुत सारी जातियां अनायास ही आकर के जुड़ती हैं, जो गांव में एक सामाजिक रिश्ते उनके हो जाते हैं। वो बेटियों की शादियों के कारण हो, चाहे उनके हारी मुसीबत में मदद करने के कारण हो, वो एक बहुत बड़ा वर्ग अपने साथ लेकर के आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, अब की बार देखना चाहिए कि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर से बहुत बड़ा बहुमत वो लेकर चली थी, एक आंधी, एक सुनामी लेकर के आई थी, वो सुनामी अब के इनके घरों में पानी बनकर ना घुसे, तो आप भी देखते रहना। इस तरह की स्थिति में देख पा रहा हूं। विदेश जी, जहां तक हो सकता है, विदेश जी बस रोकना चाहूंगा